वो पत्नियां जो ये कहा करती हैं कि उनसे घर के काम इस तरह से कराए जाते हैं कि उनको घर की नौकरानियां समझा जाता है। तो आप सभी ने अक्सर ये महसूस किया होगा कि एफआईआर में पत्नियों के द्वारा जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है वो ये है कि उसको घर की नौकरानी समझा गया, उसको घर की नौकरानी की तरह ट्रीट किया गया। आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं इसी तरह की एक ऐसे केस का वर्णन करने वाली हूं जिसमें यही बात चिल्ला चिल्ला करके इस बेहता पत्नी ने कही कि उसको घर की नौकरानी की तरह ट्रीट किया गया, लेकिन मुंबई हाईकोर्ट के सामने उसकी दाल ना गली। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले आप सभी के साथ उस केस का टाइटल साझा करना चाहूंगी। टाइटल है सरोज दिवाकर आमले एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनगा। इस केस का निर्णय सुनाया गया 21 अक्टूबर 2022 को, यानी अभी 2-4 दिन पहले ही। और साथ ही साथ इस केस में ये पति, उसकी माताजी और उसकी बहन पहुंचे थे एफआईआर को क्वैश कराने के लिए मुंबई हाई कोर्ट में इस पत्नी के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अगेंस्ट। आइए सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन हाई कोर्ट में पहुंचा। एप्लीकेंट नंबर 1 पति है, रिस्पोंडेंट नंबर 2 के। एप्लीकेंट नंबर 2 है माताजी, एप्लीकेंट नंबर 1 की और साथ ही साथ इस रिस्पोंडेंट नंबर 2 की सासू मां। एप्लीकेंट नंबर 3 बेहता सिस्टर है, मैरिड सिस्टर है इस एप्लीकेंट नंबर 1 की और साथ ही साथ रिस्पोंडेंट नंबर 2 की बेहता ननंद है। ये जो एप्लीकेंट नंबर 1 है और जो ये रिस्पोंडेंट नंबर 2 हैं जिनका केस एफआईआर क्वैश कराने के लिए हाईकोर्ट में पहुंचा था, इन दोनों की शादी होती है 12 दिसंबर 2019 को पुणे में। और जो ये पत्नी है ये अपने पति के और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के विरुद्ध 9 सितंबर 2020 को एक एफआईआर लॉन्च कर देती हैं और स्टार्टिंग में उसी सेंटेंस से शुरू करती हैं जैसा कि आपने एफआईआर में हमेशा देखा होगा कि इनके पिताजी ने खूब सारा पैसा इनकी शादी में खर्च किया और साथ ही साथ इन्होंने ये भी दिखाया कि शादी में इन्होंने 1 लाख रुपया कैश दिखाया। एफआईआर में ये लिखती हैं कि 1 महीने तक इनके साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट किया गया, यानी कि इनके साथ अच्छा व्यवहार किया गया, लेकिन उसके बाद इनको मेड सर्वेंट की भांति ट्रीट किया गया, यानी नौकरानी की तरह ट्रीट किया गया। और साथ ही साथ एफआईआर में इस पत्नी ने एक बात और लिखी कि इनके पति ने इनसे 4 पहिए की गाड़ी खरीदने के लिए 4 लाख रुपया मांगा और जब इस पत्नी ने मना कर दिया वो पैसा देने के लिए, तो इस पत्नी पर इनके पति ने, जो कि एप्लीकेंट नंबर 1 है मुंबई हाई कोर्ट में, उन्होंने फिजिकल और मेंटल हैरेसमेंट किया। साथ ही साथ ये पत्नी लांछन लगाते हुए एफआईआर में आगे कहती हैं, जो इनकी सासू मां है एप्लीकेंट नंबर 2 और इनकी ननंद है एप्लीकेंट नंबर 3, इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी असॉल्ट करने की। इनको स्लैप्स, किक्स और अब्यूज खूब किया गया। और साथ ही साथ इन्होंने ये बात भी कही कि ये जो महिला है, यानी ये जो पत्नी है, इनकी सासू मां और ननंद ने इनके ऊपर बेटा पैदा करने के लिए भी ये डॉक्टर के पास लेकर के जाती हैं। और ये भी कहती हैं एफआईआर में आगे ये कि ये इनकी ननंद और इनकी सासू मां इनके पिताजी के घर में पहुंचती हैं और वहां पर वो कहती हैं कि अगर 4 लाख रुपए की डिमांड उनकी पूरी की जाएगी तभी वो दोनों इस पति और पत्नी को एक साथ सोने के लिए
कहेंगे, यानी कि कोहैबिटेशन के लिए कहेंगे, अदरवाइज कोहैबिटेशन ही नहीं होने देंगे। खैर, ये जब केस पहुंचा था मुंबई हाई कोर्ट में, तो जो एप्लीकेंट हैं, ये एप्लीकेंट नंबर 1, 2 एंड 3 यानी पतिदेव, इस रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 के, इनकी सासू मां और इनकी ननद, इन्होंने कहा शुरुआत में कि ये जो एफआईआर है ना, पूरी की पूरी वेग है, ये कोई भी इसके अंदर स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं लगाए गए हैं, सिर्फ हवा में तीर छोड़े गए हैं। इनके एडवोकेट साहब ने यह भी कहा कि इस पत्नी ने पूरी एफआईआर में इस बात का जिक्र नहीं किया कि इनकी पहले सुनील दिवाकर से शादी हुई थी। उस सुनील दिवाकर जो इनका पहला पति था, उससे 2017 में इन्होंने एक एफआईआर दर्ज की थी और उस एफआईआर में ये लोग एक्विटल यानी कि बरी हो जाते हैं 2019 को। साथ ही साथ इन्होंने, इनकी ये जो पत्नी है रिस्पोंडेंट नंबर 2, इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत एक केस किया था जिसको 2019 में विड्रॉ कर लेती हैं। साथ ही साथ ये जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 हैं, इन्होंने अपने पति के खिलाफ, पहले पति के खिलाफ एक डिवोर्स की एप्लीकेशन लगाई थी, पिटीशन लगाई थी, जिसको 2019 में अलाउ कर दिया जाता है। लेकिन ये जो अलाउ किया गया है, ये मेरिट पर अलाउड नहीं किया, बल्कि एक कॉम्प्रोमाइज हुआ था इनके और इनके पहले पति के बीच में, और 13B के तहत ये केस यानी ये डिवोर्स अलाउ हुआ है। साथ ही साथ औरंगाबाद फैमिली कोर्ट में इस पत्नी ने अपने पहले पति के खिलाफ 125 सीआरपीसी का भी केस किया था, जिसको इन्होंने बाद में विड्रॉ कर लिया था। और ये सारी चीजें जो थी वो एक सेटलमेंट के तहत थी, और इन सभी चीजों को इस एप्लीकेंट के एडवोकेट साहब ने कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में दिखा दिया। और साथ ही साथ ये भी बताया कि जैसे ही ये जो फर्स्ट मैरिज डिसॉल्व होती है यानी खत्म होती है 11 अप्रैल 2019 को, तो ये जो पत्नी है, अब जो मौजूदा पति हैं, उनके साथ ये विवाह कर लेती हैं पुणे में 12 दिसंबर 2019 को। लेकिन एप्लीकेंट के एडवोकेट ने ये बात बहुत बार कही कि पूरी की पूरी एफआईआर इस बात पर साइलेंट है कि वो पेरेंट्स के घर कब गई। हालांकि उन्होंने 1 जून 2020 का इंसिडेंट जरूर लिखा है, लेकिन ये सोच लेना बहुत मुश्किल है, इट इज हार्ड टू बिलीव कि 6 से 7 महीने के अंदर अंदर इनके बीच में इतना कुछ हो गया होगा, जिसका वर्णन ये एफआईआर में कर रही हैं। साथ ही साथ एप्लीकेंट्स के वकील साहब ने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स रिस्पोंडेंट नंबर 2 के कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिए, जहां पर बिल्कुल साफ साफ ये बात लिखी हुई थी कि ये एक गायनी की प्रॉब्लम से सफर कर रही थी, और जब इनको डॉक्टर के पास लेकर के जाया गया तो वहां पर भी कुछ कमियां आई, और आखिरकार सोनोग्राफी की गई, और उस सोनोग्राफी के तहत ही ये बात पता चली कि इनकी ओवरी में सिस्ट है, और अगर ओवरी में सिस्ट है तो, और जिसकी वजह से ही ये कंसेप्शन प्रॉब्लम यानी कि बच्चा पैदा न होने की जो प्रॉब्लम है, ये कंसीव नहीं कर पाई, वो होती है। इस पति ने, जो ये मौजूदा पति है, इसने, एप्लीकेंट नंबर 1 ने रिस्पोंडेंट नंबर 2 का ट्रीटमेंट भी इसका करवाना शुरू किया। लेकिन बहुत हैरानी की बात है कि इस पत्नी ने उस ट्रीटमेंट को बीच में रोक दिया। तो यहां पर एप्लीकेंट नंबर 2 और 3 के बारे में वकील साहब के द्वारा ये कहा जाता है, अब ऐसी स्थिति में एप्लीकेंट नंबर 2 और एप्लीकेंट नंबर 3 के ऊपर जो ये उल्टे पुल्टे लांछन लगाए हैं इस रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने, उसको बिलीव करना नामुमकिन है, यानी उस पर यकीन करना नामुमकिन है। यहां पर मुंबई हाई कोर्ट में एपीपी साहब ने और जो ये पत्नी है, इनके वकील साहब ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस लगाए, यानी कि बहुत ही ज्यादा विरोध किया इन सभी बातों का। लेकिन क्योंकि सभी चीज ऑन रिकॉर्ड थी, पुराना जो भी हिस्ट्री थी इस पत्नी की, कौन कौन से उन्होंने केसेस लगाए थे, कौन कौन से केसेस किए थे, मेडिकल हिस्ट्री, एफआईआर, एवरीथिंग वाज ऑन द रिकॉर्ड। तो यहां पर मुंबई हाई कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा कि ये बात तो सच है कि एप्लीकेंट नंबर 1 और रिस्पोंडेंट नंबर 2 के बीच में शादी होती है 12 दिसंबर 2019 को, लेकिन पूरी एफआईआर में
ये पत्नी, ये बीवी, ये रिस्पोंडेंट नंबर 2 ये बात लिखना, कहना, बताना भूल गई कि इन्होंने मैट्रिमोनियल होम कब छोड़ा, या अगर इनको इस मैट्रिमोनियल होम को छोड़ने पर मजबूर किया गया, निकाला गया, तो भी उन्होंने कहीं इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। हाँ, ये बात भी सच है, मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि 27 जून 2020 का एक वाकया जरूर ये लिखती हैं, तो उससे ये लगता है एफआईआर को पढ़ के कि ये अपने माता पिता के साथ रहना शुरू कर दिया इन्होंने। लेकिन एफआईआर में ये लिखना भूल गई कि वो किस काम से अपने माता पिता के पास गई थी। और एफआईआर में ये पत्नी ये भी कहती हैं कि 1 महीने तक तो इनको ठीक रखा, लेकिन उसके बाद इनके साथ नौकरों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। और यही रटी रटाई बात जो इस पत्नी ने, रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने कही थी इन सभी एप्लीकेंट्स के खिलाफ, यही रटी रटाई बात इनके माता पिता और इनके रिलेटिव्स ने कहा। लेकिन ये भी गौरतलब है कि पूरी एफआईआर में कहीं पर भी कोई डिटेल नहीं लिखी गई कि कब, कैसे, किसने अत्याचार इन पर किए। यहां पर मुंबई हाईकोर्ट ने एक बहुत जबरदस्त टिप्पणी की कि हर एक मैरिड विमेन का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने घर का काम करे, लेकिन अगर कोई स्त्री, कोई महिला, कोई बीवी, कोई पत्नी अपने घर का अगर काम करती है तो वो मेड सर्वेंट नहीं कहलाई जाती। और यहां पर अगर ये पत्नी बार बार एफआईआर में इस बात का जिक्र कर रही है कि उससे घर का काम करवाया गया, उसको मेड सर्वेंट की तरह रखा गया, तो अगर उनको सच में ही घर का काम नहीं करना था तो उनको शादी से पहले ही ये बात बता देनी चाहिए थी, ताकि ये दोनों परिवार कुछ सोच सके, इस पर विचार विमर्श कर सके कि आगे उन्होंने इस शादी को करना है या नहीं करना है। और अगर ये बात भी मान ली जाती है कि इस पत्नी को शादी के बाद ये महसूस हुआ कि अब वो घर के काम नहीं करेंगी, तो भी उनको ये बात अपने घर में बतानी चाहिए थी, ताकि सभी लोग परिवार के बैठ करके कोई एक रास्ता निकाल सके। और साथ ही साथ एक बहुत अजीब सी बात होती है कि एफआईआर में भी और 161 के बयान में भी ये पत्नी कहती हैं कि 1 महीने के बाद ही उनसे 4 लाख रुपया मांगा गया 4 पहिया वाहन खरीदने के लिए। लेकिन यहां मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि जब इनकी ये मांग पूरी नहीं हुई, ये महिला कहती हैं कि जब इनकी मांग, यानी कि ये जो एप्लीकेंट्स हैं, इनकी मांग को ये पूरा नहीं कर पाई, तो उन्होंने लिखा कि उनके ऊपर मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया गया। यहां पर मुंबई हाईकोर्ट का बिल्कुल साफ कहना था कि सिर्फ मेंटली एंड फिजिकली शब्द लिख देने से 498A का सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होता। आपको अच्छी तरह से डिटेल में ये डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि किस तरह से आपको मेंटली या फिजिकली टॉर्चर किया गया है। और पूरी एफआईआर में कहीं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था। और यहां पर मुंबई हाईकोर्ट ने फिर से दोहराया कि ये जो पति है, एप्लीकेंट नंबर 1, इसने बहुत क्लियरली वो कागज दिखा दिए हैं कि उन्होंने एक बहुत महंगी गाड़ी खरीदी थी और वो भी लोन पर खरीदी थी। तो यहाँ ये बात सोचना भी नामुमकिन है कि 4 लाख रुपए इनसे मांगे गए होंगे। और साथ ही साथ इन एप्लीकेंट्स ने कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी इस पत्नी के कोर्ट में जमा करे, जहां बहुत क्लियरली ये बात नजर आती है कि इनकी ओवरी में सिस्ट है, और अगर ओवरी में सिस्ट है तो ये प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, और अगर ये प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी तो इनको बेटा पैदा करने की बात कहां से उत्पन्न हो जाती है। और क्योंकि ये सब बातें, ये कॉन्स्पिरेसी, ये कॉन्ट्रडिक्शंस इस एफआईआर में अपने आप ही नजर आती हैं, तो यहां पर मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि एप्लीकेंट नंबर 2 और एप्लीकेंट नंबर 3 के खिलाफ ट्रायल चलाने की कोई आवश्यकता ही नजर नहीं आती। और पूरी एफआईआर में इन्होंने, यानी कि इस पत्नी ने जो जिक्र किया था 27 जून 2020 को, उसमें उसने कहीं पर ये बात नहीं लिखी वो कब गई, क्यों गई, कैसे गई, इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं है।
और यहां पर इस पत्नी की यानी जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 हैं, उनकी इस बात को मान भी लिया जाए कि 27 जून 2020 को कोई इंसिडेंट हुआ भी था। तो इस इंसिडेंट के होने के बाद ये इतना लंबा समय तक चुप क्यों रही? इन्होंने एफआईआर 9 सितंबर 2020 को क्यों लॉन्च कराई? और यहां पर मुंबई हाईकोर्ट ने एक बात और कही कि वो जो दलील है इन एप्लीकेंट्स की कि ये जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 हैं ये हैबिचुअल हैं इस बात की कि ये कोर्ट के अंदर जाकर के हैबिचुअली एलिगेशंस लगाती हैं, ये कहना गलत है। क्योंकि अगर उनकी शादी हुई या उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट्स रहे या जो भी केसेस रहे वो रहे होंगे, लेकिन सिर्फ केसेस आ जाने से कोई भी हैबिचुअल लिटिगेंट नहीं हो जाता। लेकिन ये भी सच है कि पूरी की पूरी एफआईआर में कहीं पर भी कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक घटना का वर्णन नहीं है। और ये सब बातें कहते कहते आखिरकार मुंबई हाईकोर्ट ने नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के द्वारा दर्ज की गई जो एफआईआर थी इस पत्नी के द्वारा इन सभी एप्लीकेंट्स के खिलाफ, उसको क्वैश करने का, रद्द करने का आदेश सुना दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि वो पत्नियां जो ये कहा करती हैं कि उनसे घर के काम इस तरह से कराए जाते हैं कि उनको घर की नौकरानियां समझा जाता है। तो आप सभी पति खुश हो जाइए कि आपकी पत्नियों की इस बेकार के लांछन पर अब कोर्ट भी कोई सुनवाई नहीं करने वाला, क्योंकि मुंबई हाईकोर्ट ने भी बहुत साफ साफ ये कह दिया है कि अगर किसी भी पत्नी को घर पर काम करने के लिए कहा जाता है तो वो अपराध नहीं है। बहू को घर के काम के लिए कहा जा सकता है, ये अपराध बिल्कुल भी नहीं है। और ये कहते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने इस पति, उसकी बहन और उसकी माताजी पर जो इस बहू की तरफ से 498 की एफआईआर दर्ज की गई थी उसको रद्द करने के आदेश सुना दिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।